देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर। यस मैम। जी देखो हम लोग का रिटायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेथ कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसमें हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करें। अच्छा तो देखो तो डेथ के केस में भी अगर एसेट और लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन होता है, मतलब एसेट का रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटी जो है रीअसेस होता है, तो उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सभी पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा। मतलब जस्ट लाइक जो है रिटायरमेंट की तरह। तो यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन, उसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पी और एन ये शेयर हो जाएगा इन ओल्ड पीएसआर, शेयर इन ओल्ड पीएसआर, ठीक है। सभी पार्टनर में शेयर होगा, ठीक है, क्योंकि डेथ हो रहा है तो जैसे 3 पार्टनर एबीसी थे, किसी का भी एक का डेथ हो गया तो सभी को मिलेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी जेएलपी का ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी, जेएलपी का ट्रीटमेंट सेम वैसा ही होगा जैसा हम लोगों ने रिटायरमेंट में देखा। एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी, तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट लेकिन अलग होगा, ठीक है। अलग इन द सेंस इसका रूल्स हम बता देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। जेएनपी और जो है सेपरेट लाइफ पॉलिसी का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बट सेपरेट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर था ना जैसे सारे सरेंडर वैल्यू, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहा था तो सरेंडर वैल्यू मिलने वाला है, यहाँ डेथ होगा तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट ट्रीटमेंट हमें ये इसका भी करना पड़ेगा। तो अभी हम ट्रीटमेंट का लिस्ट लिख दे रहे हैं कि क्या क्या चीजों का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पीएसआर में सभी पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंक्लूडिंग द डिजीज्ड पार्टनर, मतलब जिनका डेथ हो गया है। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी और सेपरेट लाइफ पॉलिसी हमें करना पड़ेगा। रिजर्व जो है, रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा शेयर इन ओल्ड पीएसआर। अब देखो जब भी ओल्ड पीएसआर लिख रहे हैं ना, इसका मतलब हो गया कि वो जिनको बिलोंग करेगा। ओल्ड पीएसआर में जो भी पार्टनर का पीएसआर रहेगा सभी को मिल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना पड़ेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, जैसे रिटायरमेंट में होता है, ठीक है, कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, तो यहाँ पर तो जिनका डेथ हो गया है, ठीक है, उनको उनका गुडविल का शेयर मिल जाएगा। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट करेगा। तो ये कैसे होगा, ये भी पीएसआर में एडजस्ट होगा, है ना। वो पीएसआर में ही तो एडजस्ट होता है, एडजस्ट इन पीएसआर। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कितना था, आफ्टर डेथ कितना, अगर कोई कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस को तो कितना हुआ, फिर गेन कितना हुआ, तो गेनिंग रेशियो में कंपेंसेट करेगा गेनिंग पार्टनर जो डिजीज पार्टनर है उसको, ठीक है। 5th नंबर में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। मतलब जितने, जैसे कि इसका मतलब है कोई एक फाइनेंशियल ईयर है, मान लो कोई एक फाइनेंशियल ईयर है जैन टू दिसंबर तक, ठीक है। अब किसी का डेथ हुआ है सपोज कि 3rd ऑफ दिसंबर, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब इसका मतलब उनको कितने टाइम तक का प्रॉफिट मिलेगा उस फाइनेंशियल ईयर में, जैन से लेके, अच्छा मैंने 31st लिख दिया, अच्छा 3rd लिखा है, ठीक है चलो, 3rd दिसंबर तक वो बिजनेस में थे तो उतने दिन का उन्हें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ हुआ है उस दिन तक का प्रॉफिट मिलेगा।
ठीक है, जैसे मान लो अगर किसी का नेक्स्ट ईयर फेब में डेथ होता, मान लेते कि किसी का नेक्स्ट ईयर 5th फेब में डेथ हुआ, तो फिर कितने टाइम का प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज बोला जाए। ठीक है, ये हटा लेते हैं, मे बी हम लोग क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर में। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है यहाँ पर, जो मैंने अभी ड्रॉ करके फेब वाला बताया था ना, कि कोई ईयर मान लो जैन से दिसंबर तक का है और नेक्स्ट ईयर भी जैन से दिसंबर तक का है, तो किसी का यहाँ पर डेथ हुआ फेब को, मान लो कि फर्स्ट फेब एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर इसका मतलब ये प्रॉफिट तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ईयर एंड यहाँ होता है, तो यहाँ तो फाइनल अकाउंट्स बन के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। इसके बाद इन्होंने जैन से लेके फर्स्ट फेब तक काम किया, उसके बाद उनका डेथ हो गया, तो बेसिकली जितना तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो तो हो चुका है। तो अगर इसके बाद किसी का डेथ हो, जैसे देखो जैन टू दिसंबर, तो ये मैंने ऐसे दिखाया ना, तो ये गलत है, ये गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि जैन से ये फेब तक का क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर, अगर मान लेते मेरा ईयर एंड कैलेंडर ईयर है, दिसंबर में एंड होता है, तो यहाँ तो ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा एक बार, ठीक है। उसके बाद वो काम करने लगे, लेकिन उनका अचानक से फेब में डेथ हो गया, तो यहाँ तक का प्रॉफिट का बात हो रहा है। मतलब सीधा बात है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्हें अप टू द डेट ऑफ डेथ मिलेगा, मतलब जितना दिन उन्होंने सर्विस दिया है उतने दिन का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट उन्हें मिलना चाहिए। इस पे क्वेश्चन रहेगा तो देखेंगे हम लोग। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये हम लोग क्वेश्चन से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हमें करने पड़ेंगे जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा क्वेश्चन में। रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, जेएलपी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी अगर है तो उसका, रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, गुडविल का, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब। अच्छा, तो इसमें हमें एक पॉइंट लिखना है, इम्पोर्टेंट है, सेक्शन लॉ है, ठीक है। पार्टनरशिप का भी तो अपना लॉ है, तो वैसे ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है, ठीक है। तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसमें सेक्शन 37 में जो बोला गया है वो हमें फॉलो करना है। तो सेक्शन 37 में क्या बोला गया है, तो वही हम लिखवा रहे हैं। आउट गोइंग outgoing partner has option to receive interest at the rate of 6% per annum on his share of property of the firm, or point two, share of profits made since he ceased to be ceased to be partner, as may be attributable to the use of his share of property। फिर नीचे लिखना है विच एवर इज
हायर। तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, उसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल लिखेंगे, फिर इससे ये पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि सेक्शन 37 हमें क्या बोल रखा है। तो एग्जांपल लिखो, A, B and C are in partnership business. Profit sharing ratio PSR लिखा है मैंने, PSR is equal C died on 31st of October 2019. The capital of the partners after all adjustment stood 50,000, 75,000 and 1,20,000. A and B continue to carry on the business. Further, without setting the account of C, find final payment to C's legal representative. On 1st of Feb 2020. The profit made during the period of three months amount to 28,000. तो पहले ये जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है उसको पहले हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। बोल रहा है कि एबीसी तीन पार्टनर है बिजनेस में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल। सी डाइड ऑन 31st ऑफ अक्टूबर 2019। सी का डेथ हो गया 31st ऑफ अक्टूबर 2019। तो ये टाइमलाइन बनाएंगे। अच्छा, फिर बोल रहा है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर। अच्छा, सबसे पहला है कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, चलो मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो है ये उनका जो अप्रैल टू मार्च वाला है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा लेना पड़ेगा, किसी का अगर डेथ हुआ है 2019 तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा। मतलब अगर डेथ का डेट दिया हुआ है 2019 और ईयर एंड अगर हर साल 31st मार्च को होता है तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर मुझे यहाँ लिखना चाहिए। 1st April 2019. 19 टू 20, 19 से लेके 20, ये होगा मेरा फाइनेंशियल ईयर। अब डेट हुआ है 31st अक्टूबर 19 को।
सी डाइड, ठीक है, इस डेट। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने पार्टनर थे? इसको हम दो भागों में भाग कर रहे हैं, आफ्टर डेथ एंड बिफोर डेथ। जब बिफोर डेथ है तो कितने पार्टनर थे? 3, और आफ्टर डेथ बचे 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा 1:1:1, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में, देख लो। एबीसीआर पार्टनरशिप इन पार्टनरशिप बिजनेस पीएसआर इज इक्वल सी डाइड ऑन 31st of October. The capital of the partners after all adjustments stood 50, 75 and 1,20,000. अच्छा, ये क्या बोला है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब है कि जब कोई रिटायर करता है या डेथ होता है तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि उसे क्या क्या देना है। तो उसे क्या क्या देना है, तो जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मुझे अगर दिख जाए, ये देखो, जैसे यहाँ कैपिटल अकाउंट बना था, यहाँ पर राम का रिटायरमेंट था, ये देखो राम्स लोन लिखा हुआ, तो इनका रिटायरमेंट था। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे ये राम का जो भी राम को मिलेगा, राम को कितना मिलना चाहिए था? 4,20,000, जिसमें से 2,10,000 का कैश पेमेंट हुआ था और बाकी का लोन बन गया था। तो ये जो 3,00,000 यहाँ दिख रहा है ना, बाकी राहुल और रोहित का बचा हुआ कैपिटल, इसको बोलेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद, मतलब राम रिटायर हो रहा है तो राम के रिटायरमेंट में जो भी एडजस्टमेंट हुआ, जैसे कि जेएलपी का हुआ, गुडविल का हुआ, ठीक है, तो सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैपिटल दिख रहा है, तो इसका मतलब राम को इतना देना पड़ेगा, राहुल का कैपिटल इतना रहेगा, रोहित का कैपिटल इतना रहेगा, जैसा हमें क्वेश्चन में बोला है। तो ये होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल, ठीक है। और ये होता है बिफोर एडजस्टमेंट, तीनों का कैपिटल ये था, ठीक है। अब कोई भी इंसिडेंट हुआ, जैसे कि डेथ हुआ या रिटायरमेंट हुआ या एडमिशन हुआ, तो फिर से कैपिटल एडजस्ट होता है। तो एडजस्ट होने के बाद ये दिख रहा है, मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल का मतलब ये कैपिटल का बात हो रहा है। जो रह गए पार्टनर उनका यहाँ दिखेगा, और क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है तो यहाँ क्लोजिंग में तो राम का दिखेगा नहीं, राम को जो पे कर दिया पे, और अगर लोन लिया है तो लोन, अगर पूरा पे कर देते तो पूरा टू कैश या बैंक दिखता। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब है कि ये सिचुएशन, मतलब ये इंसिडेंट होने के बाद, किसी का डेथ होने के बाद, सारे कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट होने चाहिए वो होने के बाद कैपिटल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 50,000, 75 और 1,20,000, एबीसी तीनों का, ठीक है। अब बोल रहा है ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फर्दर विदाउट सेटिंग द अकाउंट ऑफ सी। तो ए बी बोल रहा है हम लोग आगे जाके बिजनेस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सी के अकाउंट को जो है सेटल नहीं करेंगे। सेटल नहीं करने का मतलब है कि सी को जितना देना है, कितना देना है सी को, देखो देना चाहिए हमें 1,20,000, बट ये लोग अभी 1,20,000 रुपीज नहीं देंगे, तो मतलब लोन ले रहे हैं बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं देना चाहते। तो बोल रहा है कि फाइंड फाइनल पेमेंट टू सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन 1st of Feb 2020। अच्छा, तो इन्होंने अभी देखो देना कब चाहिए, जब डेथ हो गया उसके बाद ही दे देना चाहिए, बट ये लोग कब देना चाह रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग ये पेमेंट करेंगे 1st Feb 2020 को। ए और बी ने बोला कि हम लोग ये पेमेंट करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, डेथ तो यहाँ हुआ है, हम लोग कब पेमेंट करेंगे? 1st of Feb 2020 को हम लोग पेमेंट करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं पेमेंट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एग्जीक्यूटर बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि डेथ होने पे कोई लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि बिजनेस पार्टनर का शेयरिंग लेने के लिए आएगा, ठीक है। तो पेमेंट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस डेट पे होगा। अच्छा, तो करना तो चाहिए था जस्ट इसके बाद, 31 अक्टूबर में डेथ हुआ उसके बाद ही पेमेंट कर देना चाहिए था, बट इन्होंने डिले किया। कब किया? 1st Feb को किया। और द प्रॉफिट में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 months, और 3 months में प्रॉफिट अर्न हुआ है 28,000। तो बता सकते हो कि ये 3 months मतलब कौन सा टाइम पीरियड का बोला जा रहा है? ये पूरे ड्रॉ में ही दिख जाएगा कि 3 months कहाँ पर है। November, December and January. हम्म, ये वाला है 3 months। तो मतलब इनको पैसा दे देना चाहिए था ए बी को, सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बट उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम लोग 1st Feb को देंगे, अभी नहीं देंगे। तो इस 3 months में
बिजनेस थोड़ी ना बंद था, क्योंकि जब ए और बी बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहते तो उन्होंने बिजनेस किया, और बिजनेस करके इस पीरियड में प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है, इस पीरियड में प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है 28,000। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये 28,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। बिजनेस में कैपिटल रहेगा तभी ना हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये 3 मंथ्स के प्रॉफिट अर्न करने में ए और बी का कैपिटल तो कंट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या सी का कैपिटल भी कंट्रीब्यूटेड है, या फिर उन्होंने दे दिया? बोलो। कंट्रीब्यूटेड है। हाँ, दिया कहाँ है? दिया तो यहाँ पर है ना। तो इसका मतलब उन्होंने पैसा नहीं दिया, बोला बाद में देंगे, बाद में यानी डेट भी बता दिया है हमें कब देने वाले, 1 फेब में। तो इस बीच में जो बिजनेस कंटिन्यू रहा, तो बिजनेस चला तो प्रॉफिट या लॉस कुछ तो होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, तो इस दौरान प्रॉफिट हुआ है 28,000, जिसमें उन्होंने सी के कैपिटल को भी यूज कर लिया। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है? आउटगोइंग पार्टनर हैज ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब देखो, सी को फर्म से उसका कितना प्रॉपर्टी मिलना चाहिए था, सारे एडजस्टमेंट के बाद सी को मिलना चाहिए था 1,20,000, बट इन्होंने दिया नहीं है। तो अगर नहीं दिया है तो सेक्शन 37 बोल रहा है कि आउटगोइंग यानी सी के पास दो ऑप्शन है, सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। वो क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट उन्हें मिल जाएगा 6% पर एनम उनके प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, जितना दिन उनका प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन जो है, इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम करके। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे? जो डिजीज पार्टनर का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब जो उन्हें मिलना चाहिए था। उन्हें कितना मिलना चाहिए था? 1,20,000। ठीक है, अब 6% पर एनम करके मिलेगा, लेकिन क्या 1 साल का मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जितने दिन, देखो, अक्टूबर में उनका पेमेंट हो जाना चाहिए था, बट उनका पेमेंट हुआ 1 फेब को। तो उन्होंने, ए और बी ने, उनके एसेट को या उनके प्रॉपर्टी को कितने दिन यूज किया? 3 मंथ्स किया, जिससे उन्होंने 28,000 प्रॉफिट कमाया। तो वो 3 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा। तो ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो मैंने कैलकुलेटर निकाला है। 1,20,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 4, तो 1,800 मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि पैसा यूज कर रहे हो, नहीं दे रहे हो, दे देना चाहिए था। तो रूल्स बोला है कि अगर पैसा नहीं देते हो तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में जितना दिन यूज करोगे उतने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या फिर, और शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस ही सीजेस टू बी पार्टनर एज मे बी एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। समझाते हैं। सेकेंड हमें क्या बोला है? सेकेंड हमें बोला है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा जो प्रॉफिट अर्न किया गया है, मेड सिंस ही सीजेस टू बी पार्टनर। मतलब वो पार्टनर, सीजेस टू बी पार्टनर मतलब वो पार्टनर नहीं रहे। कब से सी पार्टनर नहीं रहे? जब से उनका डेथ हो गया। मतलब इस डेट से वो पार्टनर नहीं रहे, जिसको इंग्लिश में यहाँ बोला गया है सीजेस टू बी पार्टनर। मतलब पार्टनर होने से बंद हो गया, मतलब पार्टनर नहीं रहे। ठीक है, तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ है, एज मे बी एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी उनको मिलना चाहिए जब से वो पार्टनर नहीं रहे, उसके बाद उनके प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, तो वहां इंग्लिश जो भी लिखा है हम समझा देते हैं। मेनली ये बोला है कि वो तो यहाँ से पार्टनर नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से ए भी पार्टनर है, फिर भी उनके प्रॉपर्टी का यूज किया गया इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो ये बोला जा रहा है भले ही उनका डेथ हो गया हो, क्योंकि उनके कैपिटल को यूज किया गया है इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो इस प्रॉफिट में से उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये 28,000 में सी को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? तो ऐसे हो जाएगा, देखो, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स, ये क्वेश्चन हमें दे देगा। ठीक है, 28,000। अब इसमें ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, इसमें किसका कैपिटल यूज हुआ है? तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाय यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी सभी का कैपिटल। ठीक है, सभी का कैपिटल यूज हुआ है, जो कि अमाउंट में कितना है? 50, 75 और 1,20,000।
कितना हो जाएगा? $2,44,000। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे बोल सकते हैं, हम ये रफ में दिखा रहे हैं। अगर 2,45,000 कैपिटल यूज करके प्रॉफिट कमाया गया है 28,000, ठीक है, तो 1 रुपीज अगर कैपिटल लगाएंगे तो कितना प्रॉफिट अर्न होगा? कम होगा। कम होने से मैथ्स का रूल्स है कि डिवाइड होता है। और इसमें हम लोग सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, तो सी का कैपिटल कितना था? 1,20,000। तो अगर 1,20,000 रुपीज का हम लोग कैपिटल लगाते हैं तो कितना प्रॉफिट अर्न हो? $13,714। मतलब सी को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि उसके कैपिटल से इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तीनों के कैपिटल से 28,000 और सी के कैपिटल से 13,714। ये हमें यूनिटरी मेथड करके निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे? सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। 28,000 प्रॉफिट हुआ है by using 2,45,000 कैपिटल। तो आउट ऑफ 2,45,000 कैपिटल, तो अगर 1,20,000 रुपीज का कैपिटल यूज कर रहे हैं, 13,714 सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है विच एवर इज हायर, तो ये दोनों ऑप्शन ही मिलता है डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। इसमें से जो हायर होगा वो लेंगे ऑब्वियसली। तो 1,800 हायर है कि 13,714 हायर है? तो ऑब्वियसली 13,714 हायर है, तो फिर ये वाला ऑप्शन उन्हें लेना चाहिए। तो ऑप्शन 2 is beneficial for C's legal representative he will necessarily go for his proportionate share in profit। तो ऑप्शन 2 जो है वो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए बेनिफिट है क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये उनको फिर इसी अमाउंट के लिए जाना चाहिए फॉर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उन्हें इतने अमाउंट के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर सेक्शन 37 का हमें भूले एप्लीकेशन तो इस तरीके से होता है। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट सीखेंगे। ये जो लिखा है ना कैलकुलेशन, ये था ना शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये वाला पॉइंट सीखेंगे वो कैसे कैलकुलेट, उसमें भी रूल्स है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये एक हम फाइनेंशियल ईयर बना रहे हैं 1/4/2019 से 31 मार्च 2020, और उसके बाद 31 मार्च 2021 तक, मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर मैंने बना। अब यहाँ से यहाँ एक फाइनेंशियल ईयर है जिसपे 3 पार्टनर थे, A प्लस B प्लस
सी, और इस साल इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया है मान लो कि 12 लाख। फिर मान लो यहाँ पर 1 मई 2020 को सी का डेथ, सी डाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 अप्रैल 20 से लेके अप टू 1 मई तक 3 पार्टनर रहे, ए बी सी, और ये यहाँ पर डेथ होने के बाद 2 ही पार्टनर रहेंगे, ए बी, अगर वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। एजम्पशन ये ले लेते कि कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सी को प्रॉफिट मिलेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो सी को यहां से, मतलब ये हम दिखाते हैं लाइन बना के, सी को ये पीरियड का पूरा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इस पीरियड में सी ने भी मेहनत किया। तो सी ने जितना दिन मेहनत किया, क्योंकि इसके बाद तो सी अपना पैसा वैसा लेके चला जाएगा, मतलब सी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर नहीं दिया उन्होंने तो फिर ये ट्रीटमेंट करेंगे कि फिर उनका कैपिटल अगर यूज करते रहेंगे तो ये दोनों में से जो हायर होगा वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों कहाँ तक थे, एक साथ 1 अप्रैल से लेके अप टू 1 मई तक एक साथ थे, जबकि 1 मई में उनका डेथ हुआ। तो इस पीरियड में जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, इस पीरियड में जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, उस प्रॉफिट में क्या है, उस प्रॉफिट में सी का भी शेयरिंग है। इस पीरियड का जो प्रॉफिट है इसमें सी का भी तो शेयर है, क्योंकि सी ने भी मेहनत किया, ठीक है। लेकिन इस पीरियड के प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि प्रॉफिट तो ईयर एंड में कैलकुलेट होता है। ये जो मैंने प्रीवियस वाला नेट प्रॉफिट एक लिख रखा है 12 लाख, तो वो कब मिला होगा, जब फाइनल अकाउंट्स बना, ठीक है, जब ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, पीएल एप्रो ये सब बना तब पता चला। लेकिन जब ईयर एंड ही नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी ना इस प्रॉफिट में सी का शेयरिंग हम लोग निकालेंगे। तो इस पीरियड के प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, मतलब हम लोग एस्टिमेशन बेसिस पे इस पीरियड का प्रॉफिट निकालने वाले हैं। ये एक्चुअल प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा, ठीक है। क्यों एस्टिमेटेड होगा वो मैंने बताया, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, ये ईयर एंड तक नहीं पहुंचेंगे, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है पूरे साल भर का, क्योंकि डेट तो यहाँ पर हो गया। लेकिन इतने तक का ही सी को प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो सी का कोई कंट्रीब्यूशन रहा नहीं। तो फिर यहाँ जो प्रॉफिट निकलेगा इसको हम लोग बोलेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, और ये हमें निकालना पड़ेगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हमें 2 मेथड दिया गया है, एक है टाइम बेसिस और एक होता है टर्नओवर और सेल्स बेसिस। तो हम लिख देते हैं, हमें 2 मेथड का यूज करना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए। पहला हो जाएगा टाइम बेसिस। टाइम बेसिस मेथड में क्या होगा, it is assumed that profit has been earned uniformly throughout the year। तो अगर हम लोग टाइम बेसिस पे कर रहे हैं तो हम लोग अपने मन से नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम लोग को बताएगा कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है, टाइम बेसिस पे निकालना है कि टर्नओवर बेसिस पे निकालना है, क्वेश्चन हमें बताएगा, या फिर क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा। तो अगर टाइम बेसिस पे है तो बोल रहा है कि ये हमें एज्यूम लेना है कि प्रॉफिट जो है यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द ईयर। यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर का मतलब है कि जैसे एक साल मतलब 12 मंथ्स होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 12 मंथ्स का प्रॉफिट 12 लाख है, तो पर मंथ का कितना है बता। अगर हम लोग
पर मंथ का निकालना चाहते हैं 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख पर मंथ का जैसे ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये मान रहे हैं ना कि जो कि अप्रैल में भी 1 लाख हुआ, मई में भी 1 लाख हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सभी में 1 लाख हुआ, यही तो हम लोग मान रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो ना, तो मतलब जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, तो यूनिफॉर्म में क्या, यूनिफॉर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबका एक ही जैसा ड्रेस होता है ना, इसीलिए। तो ये हो गया टाइम बेसिस। तो इसमें हम लोग मानेंगे कि प्रॉफिट हर साल एक जैसा होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो वो हमें अभी हम एग्जांपल से समझा देंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे टर्नओवर और सेल्स बेसिस। टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, ठीक है। टर्नओवर और सेल्स बेसिस में वी शुड टेक प्रॉफिट एंड टोटल सेल of last year, then the profit up to date of death is estimated on the basis of last year sales. Profit is to be earned uniformly at the same rate. तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन बोल रहे हैं कि टर्नओवर या सेल्स बेसिस पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी टाइम बेसिस जो है बस जस्ट मैंने इतना बोला है, लेकिन एस्टिमेटेड कैसे निकालना है वो भी हम क्वेश्चन से बता देंगे। यहाँ पर जो लिखा है एक बार वो समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि वी शुड टेक प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। जो कि देखो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिखा है, टोटल सेल्स नहीं लिखा है, वो मैंने एग्जांपल जो लिया है। अभी हम लोग जो और एक एग्जांपल लेंगे ना, ये तो जस्ट समझाने के लिए कि हम क्या कैलकुलेट करने वाले। तो जैसे नेट प्रॉफिट लिखा है ना, वैसे क्वेश्चन में सेम उस पीरियड का मुझे नेट सेल भी दे दिया जाएगा। तो देखो वी शुड टेक प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, मतलब 19 से 20 ये जो ड्रॉ है उसमें अब लास्ट ईयर, देन द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इज एस्टिमेटेड। फिर हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर के सेल के बेसिस पे। तो लास्ट ईयर का सेल्स जैसे इसमें नहीं दिया है, मान लो यहाँ पर हम लिख लेते, चलो लास्ट ईयर का एक सेल्स का भी हम डेटा ले लेते। अगर 12 लाख प्रॉफिट है तो मान लेते हैं कि सेल्स है हम लोग का कितना, माने 90 लाख मान लेते हैं, ठीक है। 90 लाख मान लिया, ठीक है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल्स मान लो दिया हुआ है, हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है इसके बेसिस पे। प्रॉफिट इज टू बी अर्न यूनिफॉर्मली एट द सेम रेट, ये मानते हुए हमें करना है। तो हमें रेट लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेम रेट। रेट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। तो प्रॉफिट का परसेंटेज को, प्रॉफिट का जब हम लोग, मतलब क्या बोले, सॉरी क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज जब हम लोग निकालते हैं, अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट है, मेरे पास सेल्स है, ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे करके निकाल सकेंगे। ये नेट प्रॉफिट की जगह ना इसको प्रॉफिट लिख देते हैं। तो बताओ, अगर मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, सेल दिया है, तो हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू Profit 100। हाँ, प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100 करेंगे तो हमें जो भी परसेंटेज मिलेगा, ये एजम्पशन के साथ चलना है कि इस ईयर में जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आएगा, इस पीरियड में भी ये मानते हुए चलना है कि उतना ही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टर्नओवर और सेल्स बेसिस पे। फिर हम लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो ये मैंने मोटा मोटी एक ओवरव्यू दिया कि कैसे ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है। बाकी तो देखो अभी एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये दो पॉइंट हम लोग समझ जाए। एग्जाम्पल, अरुण, तरुण एंड नेहा are partners with PSR 3:1. Neha dies on 31st of May 2020. Sales for 1920 amount to rupees 4 lakh and profit on sales is rupees 60,000. Account closed on 31st of March every year. Sales from 1/4/20 से लेके 31st of May 20 is rupees 1 lakh. ये डेटा दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो पहले ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कब डेट हुआ, कितने टाइम पीरियड के प्रॉफिट का बात हो रहा है, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखो बोल रहा है कि अरुण तरुण एंड नेहा 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। नेहा का डेथ हो गया है 31st of May 2020। जैसे ही ये बोला तो हमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ करना चाहिए, 1/4/19 से लेके 31st of March 20। लेकिन डेट अगर 31st of May को हुआ है मतलब इसके बाद होगा। अच्छा तो ये वाला डेट मुझे थोड़ा और आगे लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ पर इसके आगे जगह नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे 31st of March 2020। इसके बाद डेट हुआ है May 20 को। सेल्स फॉर 1920 ये बता दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक का सेल्स, मैंने बोला ना क्वेश्चन में हमें सेल्स बता देगा। इस पीरियड का सेल्स दिया हुआ है 4 लाख एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। अकाउंट क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। तो ये वाला भी अकाउंट ओपन हो गया था, तो ये कब क्लोज होने वाला था 31st of March 21 को। लेकिन इसके पहले एक पार्टनर का डेथ हो गया, यहाँ पर हो जाएगा नेहा डाइस। अच्छा फिर बोल रहा है अकाउंट क्लोज हो गया। सेल्स फ्रॉम 1/4/20 से लेके 31st मई तक 1 लाख दिया हुआ। अच्छा इस पीरियड का भी हमें सेल्स दिया हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें सेल्स। तो देखो सेल्स तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, लेकिन पूरे साल का प्रॉफिट तो हम लोग एस्टिमेटेड वे में ही निकालेंगे ना। बट सेल को काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि सेल कितना है। सेल है यहाँ पर, ठीक है।
वो तो हम लोग चेक करेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इस पीरियड का हमें निकालना है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो सिर्फ जो है ये पीरियड के प्रॉफिट को हम लोग वैसे भी बोलेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि देखो प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या होता है, हम लोग पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, जहां पर बेच के जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बेच के आने वाला प्रॉफिट ही है ग्रॉस प्रॉफिट, की 4 लाख का सेल करके 60,000 प्रॉफिट आया। अब ये प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, उसमें वेजेस वगैरह परचेज वगैरह जो भी होता है एड वेड करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग में करते हैं ना, उसके बाद ही तो हम लोग जीपी निकाल पाते हैं। तो वो तो पूरे ईयर एंड में ही हमें पता चलता है सही तरीके से, लेकिन बीच में अगर निकालना पड़े तो बोलेंगे एस्टिमेटेड। तो अगर ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें टाइम बेसिस पे निकालने बोले, इस क्वेश्चन पे हम लोग दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि हमें बोला गया टाइम बेसिस एक मेथड होता है, तो अगर टाइम बेसिस पे करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन होगा, टाइम बेसिस पे करने से कैसे कैलकुलेशन होगा, यहाँ पढ़ के देखो क्या बोल रखा है टाइम बेसिस का रूल्स। बोल रहा है इट इज एज्यूम द प्रॉफिट हैज बीन अर्न यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, हर साल एक ही जैसा प्रॉफिट अर्न हुआ है ये मानते हुए हमें चलना है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था 60,000, ठीक है। अगर हम लोग मान रहे हैं कि यूनिफॉर्म प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ करेंगे तो पर मंथ का निकल जाएगा, पर मंथ का हो जाएगा 5,000 करके, ठीक है। तो इस पीरियड का भी प्रॉफिट हमें उतना ही मानना पड़ेगा यूनिफॉर्म, मतलब अगर पिछले साल 5,000 करके था तो इस साल भी 5,000 करके होगा। तो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें कितने टाइम पीरियड का निकालना पड़ेगा, अगर 31 मार्च को ईयर एंड हुआ, उसके बाद 31 मई को डेथ हुआ, तो इस बीच के टाइम पीरियड कितने, 2 months. 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, तो निकालो 10,000 होगा, क्योंकि 60,000 बाई 12 5,000 होता है, तो 5,000 इंटू 2 10,000 होगा, ठीक है। तो टाइम बेसिस पे ये निकाल लिया कि टाइम बेसिस हमें ये बोल रहा है कि हर साल यूनिफॉर्म रहेगा प्रॉफिट, मतलब पिछले साल अगर हम लोग मान रहे 5,500 करके, तो फ्यूचर में भी 5,500 करके ही होगा, तो 2 महीने का 10,000 प्रॉफिट हो गया। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल गया, जो हम लोग निकालना सीख रहे हैं। और एक मेथड जो है जिसको बोलते हैं टर्नओवर बेसिस, उसमें क्या करना है, टर्नओवर बेसिस में देखो क्या लिख रखा था, वी शुड टेक प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर, देन प्रॉफिट up to date of death is estimated on the basis of last year's sales. Profit is to be earned uniformly at the same rate. तो यहाँ भी प्रॉफिट हम लोग यूनिफॉर्म मानेंगे बट रेट के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ भी हम लोगों ने प्रॉफिट यूनिफॉर्म निकाला 5,000, दैट इज द अमाउंट। अब हम लोग को प्रॉफिट वैसे ही निकालना है यूनिफॉर्म मानते हुए प्रीवियस ईयर का, लेकिन रेट निकालना है, ठीक है। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट का मतलब हो जाएगा परसेंटेज में निकालना। तो प्रॉफिट जो सेल करके होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, तो जीपी बाय सेल्स इंटू 100। तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया हुआ है। तो 60,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 लाख का सेल करके, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है 15%. 15%। तो हम लोग ये मानेंगे कि प्रीवियस ईयर, ये तो प्रीवियस ईयर का है, तो हम लोग ये मानेंगे कि इसके बाद वाले ईयर में भी 15% ही, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा रूल्स क्या है कि प्रॉफिट का रेट यूनिफॉर्म है ये मानते हुए हमें चलना है। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट ऑन सेल्स फ्रॉम ये वाला टाइम 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक जितना भी सेल्स है उसके ऊपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, मैंने वहां एग्जांपल में नहीं लिया, बट सेल दिया हुआ रहेगा, नहीं तो निकाले कैसे। 1 लाख, अब 1 लाख पे कितना प्रॉफिट है, तो प्रीवियस ईयर जो परसेंटेज में प्रॉफिट कमाया है ये मानते हुए चलेंगे, इस पीरियड में भी उतने ही परसेंटेज में कमाने वाले हैं, यानी 15,000, ठीक है। अब इसमें निकालना है नेहा शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसमें नेहा का शेयरिंग कितना हो जाएगा, 15,000 टोटल प्रॉफिट है, इसमें नेहा का शेयर हो जाएगा उसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब 1/6। तो कितना आ जाएगा 2,500, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे ही निकालना पड़ेगा, टाइम बेसिस पे ये आ गया हम लोग का जो है प्रॉफिट, अब यहाँ पर भी नेहा का शेयर निकालना, नेहा
10,000 इंटू 1/6, 1667, ठीक है। अब यहाँ लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि विच एवर इज हायर। अगर क्वेश्चन बोलेगा टाइम बेसिस तो टाइम बेसिस पे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन बोलेगा टर्नओवर बेसिस तो टर्नओवर पे। अब जिसमें जितना आंसर आएगा वही हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो कम हो रहा है 1667, ये ज्यादा हो रहा है तो ये देना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर हमें निकालना पड़े। देखो ये ऑप्शन तब आता है ना जब बीच में किसी पार्टनर का डेथ हो। अगर मान लो किसी का 31 मार्च को ही डेथ होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम एग्जैक्ट जिस दिन फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है तब हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनेगा तो पता चल जाएगा उसमें उसका शेयरिंग कितना है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ी ना इतना आसान होगा, तो फिर ये पॉइंट सिखाया ही नहीं जाता है ना। तो क्योंकि मेथड्स है तो ऑब्वियसली ये मेथड्स तभी एप्लीकेबल हो पाएंगे ना जब हमारे पार्टनर का डेथ जो है मिडिल ऑफ द ईयर, मिडिल इन द सेंस कि ईयर के बीच में, फाइनल अकाउंट्स बनने के पहले अगर किसी भी टाइम पे डेथ होता है तब एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने का जरूरी होगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड से बन जाएगा, टाइम और टर्नओवर बेसिस। और यहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन 37 पढ़ा। ये किस बात पे पढ़ा कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया और उस उनको मिलने वाला प्रॉपर्टी जो है उनके डिजीज पार्टनर को, सॉरी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर को नहीं देके अगर फर्म रख ले रहा है और उसका यूज करके प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसमें 2 ऑप्शन होता है। जो डिजीज पार्टनर है उनको, जैसे कि लोन हो जाता है ना, जैसे रिटायरमेंट में क्या होता है, लोन हो जाता है अगर हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 6% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना अमाउंट नहीं लौटाया, जितना दिन यूज किया उतने के ऊपर। या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि उनके कैपिटल से कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट जनरेट हुआ, और उसमें विच एवर इज हायर, जो है जो हायर पोर्शन है वो मिल जाएगा डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये 2 स्पेशल केस था, ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेपरेट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब हेडिंग करो, सेपरेट लाइफ पॉलिसी इज टेकन। हेडिंग करो, लिखो। if separate life policy is taken, the legal representative of deceased partner will get deceased partner will get total amount of share equal to total policy value of his or her own plus surrender value of other into PSR, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, into PSR। देखते हैं अगर जगह हो जाए, देखिए जगह प्लस सरेंडर वैल्यू ऑफ अदर इनटू PSR, ठीक है। तो देखो ये जो लिखा है बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। बाकी एग्जांपल से समझा देते हैं। लॉजिकल है देखो, क्योंकि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है और सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिया हुआ है तो क्या मिल जाएगा, सिंपल सा बात है कि जैसे डेथ होगा तो पूरा का पूरा पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो किसका मिलेगा, जिसका डेथ हुआ, क्योंकि सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिया हुआ है तो मान लो 3 पार्टनर है ABC, ठीक है। तो
ए का पॉलिसी वैल्यू अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा। वैल्यू अलग होने का देखो, वैल्यू सेम भी हो सकता है कि सभी ने 1-1 लाख का ही सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिया, लेकिन अगर डेथ हुआ ए का तभी ए वाला ए को मिलेगा, बी वाला बी को मिलेगा, सी वाला सी को मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी पार्टनर का डेथ हो जाएगा उसे उसका पूरा टोटल पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ उसका शेयरिंग ले सकता है। ठीक है, और प्लस सरेंडर वैल्यू बदल करके। बेटर है कि हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं, ऐसे नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सेपरेट लाइफ पॉलिसी, ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ठीक है, तीनों ने पॉलिसी ले रखा है अलग अलग, और पॉलिसी के अकॉर्डिंग तीनों का सरेंडर वैल्यू भी होगा। तो ए का पॉलिसी वैल्यू है 3 लाख, बी का पॉलिसी वैल्यू है 4 लाख, सी का पॉलिसी वैल्यू है 5 लाख। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मान लेते हैं 1:2:2, मतलब A:B:C के अकॉर्डिंग लिया है। सरेंडर वैल्यू मान लो इनका है 5,000, 10,000 और 20,000। अब ए इज डाइड, ठीक है, ए का डेथ हो गया, तो ए को कितना शेयर मिलेगा? तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, तो जैसे ए का डेथ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख दे देगी ए के नाम का, लेकिन ए पूरा 3 लाख नहीं ले जा पाएगा, उसमें उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना है उतना ही लेके जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 लाख का जो पॉलिसी वैल्यू मैच मतलब मिल रहा है अमाउंट, वो ए ने थोड़ी ना पूरा प्रीमियम भरा है, मतलब ए ने ही थोड़ी ना प्रीमियम का खर्चा किया है, खर्चा तो बिजनेस से पे हुआ है। ठीक है, तो जिसमें तीनों का मेहनत है, तो ए को उसके प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग ही इसका अमाउंट का शेयरिंग मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। प्लस सरेंडर वैल्यू ऑफ अदर, बाकी लोगों का जो सरेंडर वैल्यू है ऑन दैट मोमेंट, यानी 10,000 और 20,000, जो भी सरेंडर वैल्यू दिख रहा है उस सिचुएशन में, उस सरेंडर वैल्यू का हिस्सा भी ए को मिलेगा, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितने हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,30,000 इंटू 1/5, 66,000। ठीक है, ये इतना मिलेगा, 66,000 मिलेगा। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाकी पार्टनर को तो पॉलिसी वैल्यू मिलने वाला है नहीं। ठीक है, इनका पॉलिसी वैल्यू कंटिन्यू हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू बोल रहे, इनका पॉलिसी कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि ये तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिया गया है ना। तो फिर ए को अगर हम लोग 3 लाख पूरा नहीं ले जाने के लिए देंगे, बोल रहे हैं ए को कि भाई तुम 3 लाख पूरा नहीं ले जा सकते हो, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल रहे हैं क्योंकि ए का डेथ हो गया। तो अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा कि ए के नाम का तो 3 लाख का पॉलिसी वैल्यू पूरा दे दो, तो बीसी क्या बोलेगा कि 3 लाख का पॉलिसी वैल्यू जो मिल रहा है उसका प्रीमियम क्या ए ने पॉकेट से भरा था, मतलब अपने घर से भरा था? नहीं, पर्सनल प्रीमियम तो नहीं भरा था, ये तो बिजनेस से गया। तो 3 लाख पूरा ए को नहीं मिलेगा, 3 लाख में उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना है उतना मिलेगा। तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो ये भी तो बोलेगा। तो इसके बाद अब ए तो चला जा रहा है, ठीक है, ए का तो पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो और बिजनेस में आगे रहेगा ही नहीं। तो बी और सी का जब पॉलिसी वैल्यू मैच्योर होगा तब तो वो 4 लाख 5 लाख अपना लेके जा सकते हैं। और ऐसा क्यों होगा? तो फिर क्या किया गया, उसके लिए रूल्स ये लाया गया, ठीक है, ऑन दैट मोमेंट ए का 3 लाख जो कि उसका पॉलिसी वैल्यू मैच्योर हो जाएगा क्योंकि उसका डेथ हो गया, और बी और सी का उस मोमेंट में जो सरेंडर वैल्यू दिख रहा है उसका शेयरिंग भी ए को मिलेगा, मतलब ए को टोटल 66,000 मिलेगा। तो ये लॉजिक है, बाकी तुम लोग को ये याद रखना है कि डेथ के केस में सेपरेट लाइफ पॉलिसी जब होता है तो ऐसा होता है। और जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिटायरमेंट में सीखा था सेम ऐसा ही था, बट यहाँ पर क्या आ रहा था, सरेंडर वैल्यू। वो तो नॉर्मल सा बात है, अगर रिटायरमेंट होगा तो यहाँ पर तो सरेंडर वैल्यू ही आएगा ना, डेथ होने पे तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। ये देख लो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने सेपरेट लाइफ पॉलिसी पढ़ा तो यहाँ पर हम लोगों ने वही चीज सीखी। ये देखो, यहाँ पर सभी का हम लोगों ने सरेंडर वैल्यू लिया इंटू 1/5, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट नहीं है, डेथ है, तो जो जिसका डेथ हो गया उसका पॉलिसी वैल्यू और बाकी दोनों का सरेंडर वैल्यू है, और उसमें उसका शेयरिंग सेम ट्रीटमेंट है, बस इतना सा फर्क है जो कि लॉजिकल। अच्छा, अब इसका एंट्री सिखा देते हैं कि इसमें एंट्री कैसे होगा। तो देखो इसमें एंट्री कैसे होगा, सबसे पहले जब पॉलिसी वैल्यू मिलेगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज पार्टनर, टू सेपरेट लाइफ पॉलिसी, मैंने एसएलपी लिख दिया, ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज
पार्टनर। सेकेंड में हो जाएगा सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, डेबिट टू executors to remaining partner। समझा देते हैं, एक बार लिख लो। यहाँ पर एंट्री होगा पॉलिसी वैल्यू से, ये एंट्री होगा पॉलिसी वैल्यू से, ये एंट्री होगा सरेंडर वैल्यू से, ये हो जाएगा टोटल वैल्यू एज PSR, और ये हो जाएगा रिमेनिंग वैल्यू एज PSR। ठीक है, तो ये मैंने जो है एंट्री लिखवा दिया। अब इसी क्वेश्चंस का अगर ये एंट्री करते हैं तो कैसा हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा वो भी हम दिखा देते हैं। देखो तो कैसे हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहले लिखा है टू SLP सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ द डिजीज पार्टनर। तो डिजीज पार्टनर का जो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, तो बोलो यहाँ से खुद तुम लोग भी बता सकते हो अगर चाहो तो, कि यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखना चाहिए। फिर ये एंट्री हो गया कि पार्टनर का डेथ हो गया और लाइफ पॉलिसी में जो भी पॉलिसी वैल्यू था वो मिल गया, डेथ होने से तो मिलेगा, तो कितना मिलेगा ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 3 लाख। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख। तुम लोग चाहो तो ये एंट्री दोबारा लिख लो, हम यहीं पर लिख रहे हैं फिर हटा देंगे। ठीक है, 3 लाख। अच्छा, फिर बोल रहे हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज पार्टनर डेबिट, मतलब कितना पॉलिसी वैल्यू से ही होगा, तो 3 लाख। फिर SLP ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डेबिट सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। तो सरेंडर वैल्यू कितना है रिमेनिंग पार्टनर का, 10 + 20 30। टू एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर को क्या मिलेगा 66,000। ठीक है, टोटल वैल्यू एज पर PSR, तो ये मिल जाएगा 66,000। और रिमेनिंग पार्टनर जो है फिर लिखा हुआ है टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रिमेनिंग पार्टनर को कितना मिलेगा। तो ये बैलेंस करके देखो कितना मिल रहा है। 2,64,000। ये बैलेंस करके आएगा, बाकी यहाँ जो रूल्स लिखा हुआ है उससे भी आएगा। बैलेंस करके नहीं करके हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ठीक है, वो तो मैंने जस्ट अमाउंट एक बार पूछ लिया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो बोला है रिमेनिंग वैल्यू एज PSR, तो यहाँ पर टोटल आया 3,30,000। 3,30,000 से अगर 66,000 हम लोग दे देते हैं A को, तो कितना बचता है देख लो, माइनस 2,64,000। 2,64,000 वही यहाँ पर आ गया। तो वही लिखा हुआ था रिमेनिंग पार्टनर को कैसे मिलेगा रिमेनिंग वैल्यू। लेकिन यहाँ पर तो देखो मैंने ये नॉर्मल एंट्री लिख दिया है, लेकिन इसको जब हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो टू SLP ऑफ डिजीज्ड पार्टनर की जगह क्या लिखेंगे, टू SLP ऑफ नाम क्या लिखेंगे। तुम लोग मत लिखना काट के, हम तो हटाएंगे तो मेरा हट जाएगा ना, तो तुम लोग मत लिखना। बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाम क्या देंगे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, नाम क्या देंगे। ए नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी डिजीज पार्टनर की जगह ए नाम दे देंगे। रिमेनिंग पार्टनर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर जब लिखेंगे तो SLP ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, SLP ऑफ B और SLP ऑफ और एक क्या है C। तो ये 30,000 ऐसे नहीं लिख के कैसे लिखना पड़ेगा, B के लिए लिखेंगे कितना 10,000 जितना होगा, यहाँ जितना है उतना लिख रहे हैं। C के लिए लिखेंगे 20,000, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार से नहीं काम चलेगा। और एग्जीक्यूटर्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा A, और रिमेनिंग पार्टनर नहीं लिख के हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 2 B's कैपिटल और 2 C's कैपिटल। तो अब ये 2,64,000 को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2,64,000 में B का हिस्सा कितना होगा, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5 और C का हो जाएगा 2/5। तो 2/5 होने से कितना हो जाएगा
उतना लिखना पड़ेगा। तो 2,64,000 को डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, ये 3,30,000 में पूरा ही तीनों का हिस्सा निकालोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3,30,000 में से तो ये मिलेगा, बाकी 2,64,000 में हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो 2,64,000 में अगर निकालेंगे तो 2/5, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? 26,400 और 26,400। नहीं, तब तो मेरा 2,64,000 नहीं आया, इतना मैंने गलत कर दिया कैलकुलेशन। 2,64,000 2/5 नहीं, 2,64,000 ये बाकी पार्टनर लोगों में उनके पीएसआर के अकॉर्डिंग होगा। तो अच्छा, एक का डेथ हो गया तो बाकी पीएसआर कितना बचेगा? ए चला गया 1, तो 2:2, मतलब 1/1 हो जाएगा ना, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1,32,000 करके, 1,32,000 करके होगा। बात समझ में आया? यहाँ पर क्यों गलत हो जा रहा है? 26,400, अगर 2,64,000 को 2/5 करोगे तो इतना ही आएगा। चेक करके देख लो, 2,64,000 को अगर 2/5 कर देते हो, जैसे मैंने पहले बोल दिया गलती से, तो 1,05,600 आ रहा है। अच्छा, एक बार देखो तो कितना आ रहा है मेरा, क्या गलत हो रहा है कैलकुलेशन में? इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 1,05,600 आ रहा है, इंटू 2। एक मिनट, 2,64,000 इसको अगर हम 2/5 करते हैं तो दोनों केस में ही तो मेरा 2/5 आएगा, बी और सी। हाँ, 2/5 आएगा, तो कितना होगा? तो ये आ जाएगा 1,05,600। और फिर सी का भी अगर निकालोगे, देखो गलत क्या हो रहा है, हम दोनों चीज समझा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1,05,600। तो ये दोनों टोटल करके तो आना चाहिए मेरा फिर 2,64,000, क्योंकि 2,64,000 को ही तो मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है, जो कि आएगा नहीं। ठीक है, नहीं आएगा। 2,11,200 आ रहा है। इसी से पता चल रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो रहा है। अब ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, हम लोग 5/2 कर रहे हैं, जबकि 2,64,000 तो मुझे दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, बी और सी में, जिनका रेशियो 2:2 है। 1 अगर ले लेंगे मतलब टोटल 1:1 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 5 5 कंसिडर करेंगे ये तीनों को ऐड करके, तो मतलब हम लोग उसमें ए का भी शेयरिंग ले रहे हैं, जबकि ए तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो पूरे में से ए को जो मिलेगा, फिर बचे हुए अमाउंट में से बी सी को मिलेगा उनके रेशियो के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेनिंग वैल्यू एज पीएसआर, जो पीएसआर तब रहेगा। तो जब ए हटी गया तो पीएसआर तो मेरा 1:1 होगा, तब ना जाके एक टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, तब ना जाके एक टोटल अमाउंट होगा। तो ये मेरा देखो, ये टोटल करने से ये 2,11,200 आ रहा है। इससे कंफर्म हो रहा है कि ये कैलकुलेशन गलत हो रहा है, क्योंकि रेशियो को डिवाइड करने के बाद, रेशियो में कोई चीज को डिवाइड करने के बाद उसका टोटल करने से तो उतना ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलत हो रहा है। और गलत इसलिए हो रहा है इसका, और सबसे बेटर लॉजिक तो ये है इसीलिए गलत हो रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने 3,30,000 में से ए को हिस्सा दे ही दिया, तो बचा हुआ हिस्सा बी और सी को जाएगा, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, मतलब 2/4 यानी 1/2 में जाएगा। अगर हम उसको 2/5 कर रहे हैं तो ए का पोर्शन भी कंसिडर कर रहे हैं, तो वहां तो ए का पोर्शन नहीं आ रहा है ना। जब हम 2/5 करें तो उसमें 1 भी कंसिडर करें, 1 + 2 + 2, जिसमें 1 नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 1,32,000, 1,32,000। तो ये कैसे करके लिखना चाहिए वो मैंने समझा दिया, बाकी तुम लोग को यहाँ पर भी मिलेगा। ये देखो, यहाँ पर भी शायद मिलेगा, हम दिखा देते हैं। ये देखो, यहाँ भी इन्होंने लिखा नहीं है, दिखा है टोटल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग टोटल ऑफ एश्योर्ड वैल्यू ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, ये दिया हुआ है। ये देखो, इन्होंने निकाला है यहाँ पर, बट एंट्री करके नहीं दिखा है। ठीक है, चलो मैंने एंट्री करके दिखा दिया, तुम लोग ये लिख सकते हो, ये एंट्री इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हम हटा देते हैं यहाँ से। करके, ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। बाकी ये जो सेपरेट लाइफ पॉलिसी वाला है,
अभी तक नॉर्मली मैंने नहीं देखा है कभी उतना कुछ इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है, बट पता होना चाहिए तो मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कैसे करके कैलकुलेशन होगा। तो रिमेनिंग पार्टनर का हमें अलग अलग लिखना है, एक साथ लिखना भी नहीं है, ठीक है। जो भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनका इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो कि यहीं से है, हम यहाँ से करके देखते। अच्छा, ये 66,000 वाला जो मैंने यहाँ किया ना, ये ऑलरेडी तुम लोग के यहाँ पर एक कैलकुलेशन था, नाम कुछ और था, मैंने एबीसी कर दिया। सोना, गब्बू और अमित एक ही बात है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला, ये एग्जाम्पल वाला। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 2:1. A died on 15th April 2022. The firm closes its books of accounts on 31st December every year. तो 31st December every year अगर क्लोज होता है, और अगर किसी का डेथ 15th अप्रैल को हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा जिसमें डेथ हुआ है? अगर किसी का डेथ हुआ है 15th अप्रैल को, 15th अप्रैल 2022, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? अगर ईयर एंड कब होता है? हर साल 31st दिसंबर को। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा? जैन में होगा, 1st ऑफ जैन, और ईयर कौन सा हो जाएगा? 22, और एंड कब होने वाला था? 31st दिसंबर 2022। अच्छा, 3 पार्टनर थे एबीसी, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। तो इसका मतलब ए का डेथ हो गया, तो यहाँ पर ए डाइड, ये लिखेंगे ए डाइड, ठीक है। तो इतने दिन तक 3 पार्टनर थे, और यहां से हो गए 2 पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पार्टनर थे, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां से हो गए 2 पार्टनर, बी प्लस सी। अभी तक पढ़ के ये समझ में आया। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स हो गया। फिर बोल रहे हैं सो द एग्जीक्यूटर ऑफ ए इज एंटाइटल फॉर 3.5 मंथ्स प्रॉफिट। तो ए के जो एग्जीक्यूटर है उन्हें 3.5 मंथ का प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो 3.5 मंथ मतलब कौन सा टाइम पीरियड बोल रहा है? जहां पर ए ने काम किया है, तो ए ने यहाँ तो काम नहीं किया है, तो यहाँ का प्रॉफिट तो क्लेम नहीं कर सकता है। जहां पर मैंने बी प्लस सी लिख रखा है, जहां ए बी सी है वही का प्रॉफिट क्लेम कर सकता है। तो वहां का टाइम पीरियड कितना है? जैन से लेके 15th अप्रैल तक कितना टाइम पीरियड होता है? बोलो कितना मंथ? 105 days. और एक बार बोलो। As per days, 105 days. मंथ ले लो, मंथ 3.5 months. 3.5 महीना। जैन से फेब, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल का 15, तो 3.5 महीना, ठीक है। 3.5 मंथ। अच्छा, फिर तो यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें ए का भी हिस्सा है, लेकिन ये प्रॉफिट तो ईयर एंड होने से कैलकुलेट होने वाला था। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है वो निकालना पड़ेगा, जिससे हम लोग ए का हिस्सा निकाल सकेंगे। और इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होता है, एक होता है टाइम बेसिस और एक होता है टर्नओवर बेसिस, ठीक है। तो दोनों ही टी है, तो शॉर्टकट में लिख के कोई फायदा नहीं है। एक है टाइम बेसिस और एक है टर्नओवर बेसिस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। यही हम लोगों ने सीखा, एक होता है टाइम बेसिस और एक होता है टर्नओवर बेसिस। आगे देखते क्या बोला है। If A share is immediately paid out, then profit for 2022 can be taken as base for calculating 3.5 months profit in the year 2022। बोल रहा है कि अगर A का शेयर हम लोग इमीडिएटली पे ऑफ करना चाहते हैं, इमीडिएटली का मतलब जस्ट डेथ होने के बाद ही, मतलब कुछ हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे 1 साल 2 साल 5 महीना 3 महीना बाद देंगे। डेथ हुआ उसके बाद ही, जस्ट जो मतलब प्रोसेसिंग में जितना टाइम लगेगा उसके बाद दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग इमीडिएटली पे ऑफ करना चाहते हैं, देन प्रॉफिट फॉर 2022, मतलब 2022 का प्रॉफिट तो कैलकुलेट होगा 31st दिसंबर को, लेकिन मुझे तो उसके पहले पे करना पड़ेगा, क्योंकि
15 अप्रैल को डेथ हो गया है, तो प्रॉफिट फॉर 2022 को हमें लेना पड़ेगा किसी एक बेसिस में। बोल रहा है बी टेकन एज बेस फॉर कैलकुलेटिंग 3.5 मंथ्स प्रॉफिट इन द ईयर 2022। तो बोल रहा है 2022 के पूरे ईयर के प्रॉफिट को किसी एक बेसिस में कैलकुलेट करके 3.5 महीने का प्रॉफिट, हमें 3.5 महीने का प्रॉफिट निकाल के उसमें से एक का शेयर देना पड़ेगा। ये इंग्लिश ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है if Messrs A and B and C earn 96,000 in the year 2021, तो अगर इन्होंने 2021 में प्रॉफिट कमाया था 96,000, 2021 मतलब इसके पहले पीरियड का प्रॉफिट, मतलब 1 जनवरी 21 से लेके 31 दिसंबर, इस पीरियड में इन तीनों ने मिलके, मतलब इस फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया था, क्वेश्चन बता दिया है, बताएगा नहीं बताएगा तो कैसे करेंगे हम लोग, 96,000 का प्रॉफिट, ठीक है, 96,000 का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था, ठीक है, इन द ईयर 2021। तो अब मुझे यहाँ पर 96,000 का प्रॉफिट दे दिया है और मुझे कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अब ये ना आगे जाके आंसर कर दिया है, तो हम ये आंसर नहीं बताना चाहते, ठीक है, मतलब इसको हम इग्नोर करो, मतलब ये तुम लोग मत देखो, ये आंसर करके दे दिया है, हमें बस इतना बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मुझे ये निकाल के देना पड़ेगा कि प्रॉफिट, मतलब ए का प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा, मतलब पहले मुझे इसी बेसिस पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज बोलो कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट दिया है, इस क्वेश्चन में सेल नहीं दिया है, तो हम कौन से मेथड से कर सकते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, हम लोगों ने दो मेथड देखा, एक देखा टाइम बेसिस और एक देखा टर्नओवर बेसिस। तो एक मेथड में सेल का इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ा, दूसरे में नहीं पड़ा, तो कौन से मेथड में पड़ा कौन से में नहीं, मैंने भी ओपन कर रखा है वो प्लेस जहां पर मैंने कैलकुलेशन किया था। तो तुम लोग बताओ कि क्या कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। मैंने बोला ना क्वेश्चन हमें बता देगा डायरेक्टली या फिर क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, बस इतना इंफॉर्मेशन है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे ताकि आंसर मिले। टाइम बेसिस। क्योंकि टाइम बेसिस में अगर सेल का इंफॉर्मेशन ना मिला तो ना सही, हम लोग आराम से निकाल सकते, क्योंकि उसमें हमें सेल का इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं। तो टाइम बेसिस पे कैसे निकालेंगे, टाइम बेसिस पे ऐसे हो जाएगा, तो ए इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैसे निकलेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो भी होगा उस पीरियड का इनटू 2/5, जो कि ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, तो यहाँ लिख देते हैं 2:1 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें निकालना पड़ेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कौन से बेसिस पे निकालेंगे, ये टाइम बेसिस पे, क्योंकि इंफॉर्मेशन वही है। तो टाइम बेसिस पे क्या होता है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हम लोग देखेंगे कि पर मंथ कितना करके था यूनिफॉर्मली, ठीक है, 12 मंथ्स। और पिछले साल हम लोग ये मान के चलेंगे कि हर मंथ एक ही जैसा प्रॉफिट था, तो डिवाइडेड बाय 12 करने से पर मंथ प्रॉफिट आएगा, और हमें जिस पीरियड का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है इनटू वो पीरियड कर देना चाहिए। तो 3.5 महीने का प्रॉफिट इस हिसाब से कितना होगा, तो वो कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। 28,000। 28,000, तो 28,000 इसमें ए का शेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब 28,000 गलती से भी हमें सिर्फ लिख के नहीं आना है, वो तो पूरे 3.5 महीने का प्रॉफिट है जिसमें 3 लोग इंक्लूडेड है, इसमें ए का शेयरिंग, तो इसमें ए का शेयरिंग हो जाएगा 2/5, तो ये देखना पड़ेगा कितने, 11,200। 11,200, ठीक है। तो इसका मतलब ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना हो जाएगा। अच्छा, इसका एंट्री क्या होगा जो मैंने नहीं लिखा है, अभी लिखवाते हैं। तो ए को प्रॉफिट मिलेगा तो ए का कैपिटल क्रेडिट होगा, ये तो नॉर्मल सा बात है, 2A's कैपिटल 11,200। तो डेबिट क्या होगा, तो प्रॉफिट देने से पीएल डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पीएल नहीं बोलेंगे, इसको बोलना पड़ेगा पीएल सस्पेंस। बताते हैं क्यों पीएल सस्पेंस इसीलिए बोलना पड़ेगा बिकॉज ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। मतलब ये तो हम लोगों ने ये मान लिया ना कि प्रीवियस ईयर अगर इतना प्रॉफिट हुआ था तो इस 3.5 महीने में भी इतना ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जरूरी तो नहीं है, वो तो ईयर एंड में जाके पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ। इसीलिए पहला बात तो ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर बेसिस पे कर डाला, तो क्योंकि ये ट्रू प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अब क्या करें, इस हालत में हमें एस्टिमेटेड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंड जब आएगा तब आएगा ना, उसके पहले तो नहीं मतलब अब हम लोग चाहे तो ईयर एंड थोड़ी ना आ जाएगा, जब आएगा तब आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, जून आएगा, जुलाई, जब समय बीतेगा तब आएगा, उसके पहले तो आएगा नहीं। तो इस दौरान जो भी प्रॉफिट हुआ इसको, क्योंकि हम लोग एस्टिमेटेड वे में निकाल रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के
पीएल सस्पेंस बोला जाता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट पीएल सस्पेंस को बैलेंस शीट में हम लोग एसेट साइड में भी दिखाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में दिखाएंगे। क्यों बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में दिखाते हैं? नॉर्मली प्रॉफिट तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिट होता है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट आइटम होता है, तो बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल के साथ ऐड करके दिखाते हैं। पार्टनरशिप में हम लोग प्रॉफिट अलग से हमें क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसमें कैपिटल के साथ प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड होके वो कैपिटल हमें दिखता है। तो जो भी हो, मेन थीम तो यही है ना कि क्रेडिट साइड में हमें दिखता है, चाहे वो कैपिटल के साथ ऐड करके लिखो या अलग से लिखो। लेकिन यहाँ पर एसेट साइड में डेबिट में दिखाने के लिए मैंने इसीलिए बोला, मतलब मैंने क्या बोला, मतलब ये रूल्स इसीलिए है कि डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 11,200। जब ईयर एंड आएगा और यहाँ पर हम लोग का ट्रेडिंग पीएल बनेगा, ठीक है। जब ईयर एंड आएगा तो हम लोग का ट्रेडिंग एंड पीएल बनेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग में आएगा जीपी, फिर वो जीपी ब्रॉट डाउन होके यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट में से ये तो अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है ना, मतलब इतने का प्रॉफिट कम दिखेगा। 11,200 हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो इसीलिए इसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ये प्रॉफिट नॉर्मली क्रेडिट साइड में जाएगा, जब बैलेंस शीट बनेगा तो ये प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, है ना। प्रॉफिट बोल के कैपिटल में ऐड होता है नॉर्मली जब हम लोग इंडिविजुअल पर्सन का जो है फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन इस प्रॉफिट को हम यहाँ इसीलिए दिखाना है हमें, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये प्रॉफिट हमारे पास और रहेगा नहीं, इसीलिए हम लोग लायबिलिटी साइड में नहीं दिखा के इसे हमें एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। तो जो पीएल सस्पेंस का अमाउंट होगा वो हम लोग को दिखाना पड़ेगा एसेट साइड में 11,200। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू कैपिटल, ये देखो शेयर ऑफ ये तो जो है नरेशन दिया है। एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कहां पर ट्रांसफर होगा? ये पीएल में भी ट्रांसफर होगा, और इसे बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। पीएल में ट्रांसफर होने का मतलब है जो टोटल नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से ये अमाउंट हमें लेस करके दिखाना पड़ेगा कि 11,200 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ऐसा जब कोई मतलब क्वेश्चन आएगा अभी यहाँ पर इलास्ट्रेशन वगैरह में तो हम लोग देख लेंगे। तो चलो एक इलास्ट्रेशन करने का टाइम है, तो हम लोग एक इलास्ट्रेशन कर लेंगे। The following was the balance sheet of Om and Company in which XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:2 as on 31st March 2022. Mr. Z died on 31st December 2022. His account has to be settled under the following terms. तो तीन पार्टनर थे XYZ, रेशियो था 1:2, जिसमें से Z का डेथ हुआ 31st दिसंबर को, इनका ईयर एंड 31st मार्च को होता है। अब बैलेंस शीट दे दिया है, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड receivable, cash at bank, investment. Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase, मतलब number of year purchase 2 on the basis of average of 3 years profit and losses. कौन से बेसिस पे करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 3 years प्रॉफिट एंड लॉसेस का दे दिया है, 3 साल का प्रॉफिट लॉस, इसका एवरेज निकाल के इंटू 2 करने से जो आएगा वो गुडविल होगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द 3 years दे दिया है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2022 टू 31st December 22 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and losses of the preceding 3 years। तो बोल रहा है 1 अप्रैल 22 से लेके 31 दिसंबर 22 का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि 31 दिसंबर को ही जेड का डेथ हुआ, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट का पीरियड यहाँ पर बता दिया है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट इतने से इतने का कैलकुलेट करना है। ड्रॉ करने से भी दिख जाएगा। और ये कैसे असर्टेन करना है? प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। प्रीसीडिंग 3 years का जो एवरेज प्रॉफिट या लॉसेस आएगा उसके बेसिस पे प्रोपोर्शन करके निकालना है। तो यहाँ जैसा बोला है हम लोग वैसा निकालेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 22 a car costing 40,000 was purchased on 1/4/21 and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be calculated at 20% per annum at written down value method. The asset is to be brought into account at depreciate value। तो 31 दिसंबर 22 को जब हम लोगों ने यहाँ पर दिया है ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 22 एक कार लिया गया था 40,000 का। अच्छा, कार लिया गया था 1/4/21 को। 31 दिसंबर 22 को क्या बोल रहा है? इस कार के खर्चे को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया गया, जो कि गलत है क्योंकि एसेट को डेबिट करना चाहिए था। और डिप्रिशिएशन जो कैलकुलेट होना है वो 20% पर एनम WDV पे होना, ये भी नहीं हुआ होगा क्योंकि जब मैंने एसेट माना ही नहीं है तो डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया है, मतलब ये
प्रॉफिट्स जो है इसमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। दिस एसेट टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट एट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और हमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू लगा के एसेट को दिखाना पड़ेगा। अदर वैल्यूज ऑफ द एसेट वेयर एग्रीड एज फॉलोज, तो इन्वेंट्री, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स आर कंसिडर्ड गुड्स, मतलब किसी भी तरीके का पीबीडीटी क्रिएट नहीं करना है, और एसेट्स में वैल्यूज में ये चेंजेस दिए हैं, मतलब ये रिवैल्यूएशन का पार्ट होगा। फिर बोला है हमें क्या क्या करके देना है, हमें 3 क्वेश्चंस यहाँ पर बोल रखा है। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करना है, और उसमें जेड का एंड जेड शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम 1/4/22 टू 31 दिसंबर, मतलब जेड का एस्टिमेटेड प्रॉफिट में कितना हिस्सा है वो बताना है, गुडविल कैलकुलेट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। Assuming that other items of asset and liabilities remain same, मतलब जो चेंज बोला है वही चेंज है, बाकी सारे चीज एज इट इज रहेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन खुद बोला था, तो अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड क्योंकि प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा, प्रॉफिट गलत है क्योंकि एसेट को हम लोगों ने ट्रैवलिंग एक्सपेंस ट्रीट कर डाला। तो 31 ऑफ मार्च 22, 31 ऑफ मार्च 21, ये देखो प्रॉफिट उसी तरीके से दिया हुआ है, 22, 21, 20। प्रॉफिट और लॉस जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ईयर लेकिन उल्टा दिया हुआ है, मैंने भी उल्टा ही लिख दिया है, 30, 20 और 10,000 लॉस। अच्छा, फिर बोला है कि एक कार खरीदा गया था जो कि 40,000 का था। कब खरीदा गया था? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 21 कौन से ईयर में इंक्लूडेड होगा? 1 अप्रैल 21 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 21, ये 31 मार्च 22 है, तो ये 1 अप्रैल यहाँ पर आएगा। 1 अप्रैल 21 क्योंकि ये 31 मार्च यहाँ खत्म हुआ, 1 अप्रैल वाला ईयर ये है। 1 अप्रैल को एक कार खरीदा गया जिसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखा दिया गया है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखाने के कारण उस साल का प्रॉफिट, जिस साल में ये ट्रीटमेंट हुआ 31 मार्च 22 को, इस कार का ट्रीटमेंट गलत हुआ। तो कार को अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाए हैं तो प्रॉफिट हम लोग का कम हो गया होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नेट पीएल में दिखाया होगा। पीएल में 40,000 का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखाने के कारण प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो मुझे इसको क्या कर देना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कार wrongly charged to traveling expense, तो ये 40,000 ऐड हो जाएगा। और वैसे भी अगर एंट्री करके देखोगे तो एंट्री हम लोगों ने कर दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक, ठीक है, जबकि होना चाहिए था कार टू कैश या बैंक, ठीक है। तो अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा कार टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना है, तो एक्सपेंसेस कम करना है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा और एसेट बढ़ेगा। कार डेबिट हुआ मतलब एसेट बढ़ेगा, तो बैलेंस शीट में कार बोल के एक एसेट दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये खरीदा गया था 1 अप्रैल। अब इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, वो डेप्रिसिएशन बोल रहा है कि WDV मेथड में चार्ज करना है 20% पर एनम, तो वो भी चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो नहीं किया था तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने पे प्रॉफिट कम होगा। डेप्रिसिएशन ऑन कार एट द रेट ऑफ 20% करना है। कितने का कार है? 40,000 का। कब खरीदा गया था? 1 अप्रैल को। इसका मतलब ये पूरे साल का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा 20% इंटू 12/12 यानी 1 ईयर, तो ये हो जाएगा 8,000, ठीक है। 8,000 का
प्रॉफिट। अब तुम लोग अगर सोचोगे कि 21-20 में नहीं लगा, वो तो प्रीवियस ईयर है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है ना, तो पहले 20 था, फिर 21 था, फिर 22 ईयर आया। 22 ईयर में ये परचेज हुआ, फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगा, इसके बाद 23 में लगेगा, 24 में लगेगा, जो हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये उल्टा दिया हुआ था, ये थोड़ा सा ट्रिक है, तो मैंने भी उल्टा लिख के ही कर दिया। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती से इसके बाद भी डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो बस रेक्टिफिकेशन हो गया, ये माइनस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 30 और 40, 70 में 8 चला गया, 62,000, 20,000 और 10,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट में जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 62,000 प्लस 20,000, 10,000, तो ये हो गया 3, 72,000 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 3, 24,000, 24,000 इंटू 2, 48,000। गुडविल, तो हमें सबसे पहले बोला था गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकालना है इसी पॉइंट पे, तो यहाँ पर निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1/4/2022 से 31 दिसंबर 2026। तो सबसे पहले निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो हमारे पास सेल का डेटा नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें टाइम बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1/4/22 से 31 दिसंबर 22 का कितना आया है, ये आया है हम लोग को। अच्छा, हमें लेकिन लेना चाहिए था 62,000, बट यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमें कैसे लेना है, बोला है कि प्रॉफिट सेल भी एसर्टेन प्रोपोर्शनेटली तो निकालना ही है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स, तो प्रीसीडिंग 3 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है जो कि 24,000 आया, उसका प्रोपोर्शनेट करके निकालना है। तो अगर क्वेश्चन में हमें किसी तरीके से बोल दिया है कि ऐसा करना है, तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाई हम लोग 12 करते हैं, ये तो पूरे एक साल का है ना, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 3 इयर्स किया तो पर ईयर का आया, ये पर एनम है। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स करेंगे तो हमें पर मंथ का मिल जाएगा, इनटू ये पीरियड जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलेगा कितने मंथ का, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स का। ठीक है, तो ये 9 मंथ्स का निकलेगा, क्योंकि इनका ईयर जो है अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। दिसंबर में अगर किसी का डेथ हुआ तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो है 9 मंथ्स हुआ, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 12 यानी 2,000, ये क्या इंटू 9, मतलब 18,000 का जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया 9 मंथ्स का। इसमें जेड का शेयर 18,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2/5 है, ये देखो जेड का है 2/5, 7,000। ठीक है, ये ब्रैकेट। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाने के लिए बोला है, नेक्स्ट हमें बनाने के लिए बोला है रीवैल्यूएशन का अकाउंट। अच्छा, रीवैल्यूएशन में इन्वेंट्री 16,000, इन्वेंट्री पहले कितना था, इन्वेंट्री था 20, तो इन्वेंट्री कम हो गया तो 2 इन्वेंट्री, 20 था 16 हो गया तो 4,000 से कम हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर, यहाँ 80,000 दिख रहा है, देखते हैं कंप्यूटर था मुझे जितना लग रहा है, नहीं बिल्डिंग, कंप्यूटर 80 से 50 हो गया तो 30,000 से कम हो गया। बिल्डिंग भी देख लेते हैं, कंप्यूटर हो जाएगा 30,000। अच्छा,
बिल्डिंग 1,40,000 हो गया यार, इन्वेस्टमेंट 6,000, तो बिल्डिंग 1,20,000 से 1,40,000, बिल्डिंग 20,000 बढ़ गया, और इन्वेस्टमेंट 10,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 6,000 बोला है, कम हो गया है 4,000 से। अच्छा, अब यहाँ पर कार आएगा, कार, ठीक है, एक एसेट रिकॉर्ड हुआ ना, अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होता है, तो कार आ जाएगा। तो कार कितने में आएगा? तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बन रहा है? जब डेथ हुआ, मतलब 31 दिसंबर को बन रहा है, ईयर था 2022, ठीक है। अब कार कब खरीदा गया? कार खरीदा गया था, देखो 1 अप्रैल 2021 को, तब ये कार का वैल्यू था 4,000, ठीक है। अब 31 मार्च 2022, ठीक है, 31 मार्च 2022 को कार पे डिप्रिशिएशन कितने का लगा? 8,000, यहाँ पर देख सकते हो 8,000 का डिप्रिशिएशन लगा। तो ये तो आया 31, ये देखो सिंपल सा बात हम ये कहना चाह रहे हैं, कार खरीदा गया था, ये देखो यहाँ पर हम ड्रॉ करके दिखा देते, कार खरीदा गया था 1 अप्रैल 2021 को, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 को, तो 1 साल का डिप्रिशिएशन कार पे। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है वो 31 दिसंबर 2022 को बन रहा है, मतलब और भी 9 मंथ्स का जो है डिप्रिशिएशन इस कार पे लगेगा। अब WDV मेथड में बोला है तो कितना लगेगा? वैल्यू बच रहा है यहाँ पर 40,000 माइनस 8,000, 32 पे अब 9,000 का लगेगा, तो मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ऐसे हम भी ओरली नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट कार वाला बना देते, बीच में ही बना रहे, ठीक है, यहाँ पर बना के दिखाते हैं। 40,000 का कार था जो कि परचेज हुआ था, यहाँ पर लिख देते 1/4/21 को, फिर 31 मार्च 2022 को लगेगा डिप्रिशिएशन 8,000, तो वैल्यू बचा 32,000, क्योंकि WDV मेथड बोला है, तो फिर 31 दिसंबर तक का डिप्रिशिएशन देखेंगे 9 मंथ्स का, तो कितना हो जाएगा? 9 मंथ्स का हो जाएगा 32,000 इंटू 20% इंटू 9/5। फोर 800। 27,200, तो 27,200 बचा हुआ बैलेंस दिखेगा। डिप्रिशिएशन दो बार लग रहा है, एक बार 8,000, एक बार 4,800, तो ये 4,800 माइनस होने के बाद जो एसेट का वैल्यू बचेगा उस पे ये एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट रिकॉर्ड हो रहा है, बट उसका वैल्यू कितना है? तो ये 40,000 का कार था, बिफोर रिवैल्यूएशन दो बार डिप्रिशिएशन चार्ज होने के बाद एसेट का वैल्यू रिवैल्यूएशन डेट पे निकल के आ रहा है 27,200, और 27,200 पे ही ये यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड हो गया। बस, और तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। तो ये हो गया 47,200 माइनस 38,000, 9,200, 9,200 का रेशियो 1:2:2, 51840 इंटू 2 करके हो जाएगा 3680, 3680, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला था, ये भी बन गया। इसके बाद बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, बाई बैलेंस बीबी,
40 80 80। एक रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाई जनरल रिजर्व 30,000 था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:2:2 में। तो 5 डिवाइडेड बाई 30, 6,000 12,000 12,000। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 1840 3680 3680। अच्छा, जेड को उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा 7,200, तो बाई पीएल सस्पेंस। और गुडविल का शेयरिंग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जेड शेयर ऑफ गुडविल, या तो सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बोला था, तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं, यहाँ बना ले। ठीक है, यहाँ जगह एक बार वर्किंग नोट यहीं पर बना लेते हैं। तो XYZ 3 पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो था जिनका 1:2:2, मतलब 1/5 2/5 और 2/5। न्यू रेशियो हमें कुछ बोला नहीं है, तो Z के डेथ के बाद इसका मतलब न्यू रेशियो 1 और 2 रह जाएगा, मतलब 1/3 और 2/3 ये रह जाएगा। तो गेनिंग रेशियो भी यही होगा 1:2। तो फिर जेड शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 48,000 इंटू 2/5, 19,200। और ये कंपेंसेट करेंगे गेनिंग रेशियो पे 1/3 और 2/3, 6,400 और 6,400 का डबल 12,800। तो कौन कितना कंपेंसेट करेगा? ये जो है एक्स करने वाला है और ये जो है वाई करने वाला है। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। तो यहाँ पर हो जाएगा टू जेड्स कैपिटल, यहाँ पर हो जाएगा बाई एक्सेस कैपिटल बाई वाइज कैपिटल। तो एक्स कितना कंपेंसेट करेगा जेड को? 6,400, और ये कंपेंसेट करेगा 12,800। तो एक्स के अकाउंट से जेड को देने के लिए 6,400 और वाई के अकाउंट से 12,800, ये आउट हो जाए। बस हो गया। अब हमें क्लोज करना है सबसे पहले जेड का अकाउंट, कि जेड को कितना मिलेगा। तो अगर पेमेंट करते तो क्वेश्चन बोलता, कुछ नहीं बोला है तो उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा जेड्स एग्जीक्यूटर, या फिर लिखना पड़ेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो देखते हैं जेड को कितना देना पड़ेगा। तो 80,000 का उनका कैपिटल है, 12,000 का जनरल रिजर्व है, 3680 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट 7200, 6400 का और 12,800 ये मिला के गुडविल, तो 1,22,080, 1,22,080, ये इतना मिल जाएगा, इनका अकाउंट हो जाएगा क्लोज। ये इतना इनको देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद y और z का देखते हैं। 12 और 80, 92,000 प्लस 3680, तो ये हो जाएगा 95,680 माइनस 12,800, 82,808। क्लोजिंग कैपिटल 95,680, 40,000 और 6,000 7,000, मतलब 47,840, 47,840 माइनस 6,400, 41,440, ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। ये हो गया। अब बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट बिल्डिंग
बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा था 20,000 से, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख सकते हैं। बिल्डिंग 20,000 से बढ़ाएंगे तो 1,20,000 था, 20,000 बढ़ के 1,40,000 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग ऐड वेड करके लिख लेना बाद में। कंप्यूटर 80,000 से कम हुआ, 30,000 कम हुआ, तो ये 60,000 हो गया। नहीं, 50,000, 30,000 कम हुआ। कंप्यूटर के बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज हो गया है इन्वेंट्रीज का चेंजेस, इन्वेंट्री 4,000। एक काम करते हैं ना, यहाँ से देख के लिखते हैं, सबसे बेटर है। यहाँ पर बता दिया कितना कितना। इन्वेंट्री 16,000, बिल्डिंग 1,40,000। इन्वेंट्री 16,000, यही तो वैल्यू लिखना है। बिल्डिंग 1,40,000, कंप्यूटर 50, इन्वेस्टमेंट 6,000। ये 4 लिख लिया हम लोगों ने। बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल 20,000। अच्छा, और यहाँ पर कैश एट बैंक, तो कैश का तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, तो कैश भी एज इट इज रह जाएगा 50,000। और एक पीएल सस्पेंस आ जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था। और अच्छा, कार भी तो आएगा। कार कितने में आएगा? जो बचा हुआ वैल्यू दिख रहा है 27,200, क्योंकि ये सारे कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट 31 दिसंबर को बन रहा है। ठीक है, तो ये तुम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख लेना। बिल्डिंग के बाद कार लिखना, फिर कंप्यूटर लिखना, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश। ठीक है, तो बेटर होगा। और पीएल सस्पेंस, जैसे कि मैंने बोला, ये डेबिट साइड में आता है, तो पीएल सस्पेंस था हम लोग का 7,002। कैपिटल 100 और बाई का 41,440 और 82,880। कैपिटल के बाद बैंक लोन 50,000, जनरल रिजर्व खत्म, ट्रेड पेबल आएगा। ट्रेड पेबल, बैंक लोन और जेड का एग्जीक्यूटर, इनको देना है ना, तो ये लाइबिलिटी है। इनको पे नहीं किए तो इनको देना है, तो ये लाइबिलिटी है। तो 1,22,080। बैंक लोन 50, ट्रेड पेबल 20। 41,440 प्लस 82,880 प्लस 70 प्लस 122,080, 3,16,400। इधर भी इतना ही आना चाहिए, माइनस कर करके देख लेते हैं। 1,40,000 माइनस 66,000 माइनस 70,000 माइनस 27,200 माइनस 7,000। ये तो मैच नहीं हुआ, 6,000 क्या बच गए? तभी तो लिखा है मैंने, शायद कुछ लिया नहीं कैलकुलेशन। 1,40,000 प्लस 50,000 कंप्यूटर, 16,000 इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट 6,000, ट्रेड रिसीवेबल 20,000, कैश एट बैंक 50,000, कार और पीएल सस्पेंस। ठीक है, तो कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ। 3,16,400 दोनों साइड में आ गए। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया, तीनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद इलास्ट्रेशन 2 है, लेकिन इलास्ट्रेशन 2 करके देख सकते हो, क्योंकि बाकी सब रिटायरमेंट के तरह ही होता है। जो भी नया पॉइंट है वो तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया। और ये वाला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि स्पेशल ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ डेथ ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये अगर नहीं भी
हम बताएं, तुम मतलब हम बताएंगे तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग खुद से पढ़ के देखोगे तो समझ जाओगे कि जेएलपी का जो हमारा रिटायरमेंट वाला मेथड था ये सेम है, बस नाम अलग है। जैसे ये प्रीमियम मेथड का मतलब हो जाता है कि जेएलपी एज एन एक्सपेंसेस, सरेंडर वैल्यू का मतलब जेएलपी एज एन एसेट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का मतलब जेएलपी एज एन एसेट एंड रिजर्व। और जैसा ट्रीटमेंट मैंने वहां दिखाया था सेम वैसे ही एग्जाम्पल लेके किया हुआ है, तो ये हम यहीं से बता देंगे। और बाकी नेक्स्ट दिन इलास्ट्रेशन 2 से जितना होगा उतना करेंगे, ठीक है? फिर आज हम लोग यहीं तक करते Bye, ma'am. हैं। बाय मैम। बाय।